Hey guys, welcome back to my channel. Myself Ajay Sharma, and dear friends, as you have seen in the thumbnail, we are discussing permutation and combination of class 11th mathematics in this video. So बच्चों, previous कुछ videos में we have completed fundamental principle of counting. Then we have also seen permutation. And in permutation we have seen all the cases. Like the first case, n की पावर r, ये कब होता है? जब आपका कि when repetition is allowed and we have to take r objects out of n objects. I think you remember this. Second case we have seen n factorial. ये कब होता है आपका कि when the permutations of n objects taken all at a time and when repetition is not allowed. सभी को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और इस केस में हमारा रिपीटेशन अलाउड नहीं होता. एंड द थर्ड वन वाज n p n r. इसका मतलब कि आउट ऑफ n वी हैव टू अरेंज r ऑब्जेक्ट्स एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. सो ये तीनों केस हमारे कब थे कि when all objects are distinct. And dear students, after this we have seen when all objects are not distinct. And in this situation we have studied that n factorial upon p1 factorial into p2 factorial and so on. p1 is what? p2 क्या है कि कितनी बार कोई मेरा ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, उसका मुझे फैक्टोरियल डिवाइड में करना होता है. एंड इसके बाद हम लोगों ने जो लास्ट केस पढ़ा था दैट वाज कि व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर. सो बच्चों, ये हमने लास्ट आई थिंक शायद हमारा 5 वीडियोस हो चुका है ऑलरेडी. सो इन लास्ट 5 या 6 वीडियोस में हम लोग ये पूरी बातें अच्छे से कवर कर चुके हैं. सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए. इज दैट क्लियर? सो फ्रॉम दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग कॉम्बिनेशंस. सो बच्चों, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है. तो अगर आपको डिफरेंस ही समझ नहीं आएगा तो फिर आप आगे कैसे सोल्व करोगे. सो बच्चों, परम्यूटेशन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट जिसमें मेरा ऑर्डर क्या कर रहा हूं, ऑर्डर जिसमें मेरा मैटर करता हो. बट बच्चों, कॉम्बिनेशन इज सिंपली व्हाट? सिलेक्शन. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? हमें केवल और केवल क्या करना है? सेलेक्ट करना है. हमें केवल और केवल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, हमें उनको अरेंज नहीं करना. एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज देयर आर 3 tennis players. Suppose there are 3 players and out of 3 players I have to make a team of 2 players. मुझे इन 3 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर्स की टीम बनानी है. So in how many ways can I make? I can either choose XY or I can choose YZ. और बच्चों, मैं क्या चूज कर सकता हूं? X और Z. इसके अलावा मेरा पॉसिबल है क्या? अगर मैं YX लिखूं या फिर मैं ZY लिखूं या फिर मैं ZX लिखूं, तो क्या ये दोनों बातें सेम नहीं है क्या? चाहे आप एक टीम में XY को ले या फिर उस एक टीम में आप YX को ले, दोनों बातें तो सेम ही है ना. मुझे सिंपली उनका करना है, हमें उनको सिलेक्शन करना है, हमें उनका केवल सिलेक्शन करना है. सो चाहे आप XY को सिलेक्ट करें या फिर पहले Y को कर ले फिर आप X को सिलेक्ट कर ले, सो बोथ आर सेम. सो बच्चों, जिस अरेंजमेंट में जब मेरा ऑर्डर मैटर नहीं करता, व्हेन ऑर्डर डज नॉट मैटर, जब मेरा ऑर्डर मैटर नहीं करता है, देन वी डू कॉम्बिनेशन. उस टाइम हम लोग क्या करते हैं? वी अप्लाई कॉम्बिनेशन. इज दैट क्लियर? सो इसमें क्या है? हमें सिंपली क्या करने हैं? सेलेक्ट करने होते हैं. सो यहां पे हमारा क्या है? हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता. इज दैट क्लियर? सो बच्चों, कॉम्बिनेशन मतलब जहां हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता हो, सो वहां क्या होता है? मेरा
ठीक है। सो हमने यहां पे क्या कर दिया कि वी हैव सीन कि कॉम्बिनेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ थ्री, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ थ्री। ठीक है, हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं ना, हमने दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन किया है, सेलेक्ट किया है आउट ऑफ थ्री, तीन में से हमने दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन किया है। चलिए, सो बच्चों मैं आपको यही बता दूं कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। जैसे कि हम लोगों ने परम्यूटेशन के बारे में क्या बोला था, दिस इज रिटन एज PNR। सो सिंपली डियर स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन को हम लोग लिखेंगे CNR से, मतलब आउट ऑफ n objects you have to select R objects. Out of n objects you have to select R objects. So if I want to write this problem in this form, so what will I do? Out of three objects I will choose two objects. So this is C32 C32। देखो बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो पहले हम लोग जो ये परम्यूटेशन कैसे लिखा करते थे, परम्यूटेशंस को पहले हम लोग ऐसे लिखा करते थे एंड कॉम्बिनेशन को हम लोग ऐसे यूज किया करते थे, बट अब हम लोग ऐसे नोटेशन में यूज करने लगे। तभी तो हम लोग पढ़ते हैं ना परम्यूटेशन P ऑफ NR, C ऑफ NR। बट ये थोड़ा सा बोलने में अजीब लगता है ना, तो हम लोग सिंपली इसको क्या बोलते हैं, NPR ही बोलते हैं। इवन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि PNR बोलना है, आपको CNR बोलना है, बट मैंने बहुत बार, मुझे मालूम है, मैंने NPR ही बोला है ना, क्योंकि हम लोग वही सुनते आ रहे हैं NPR, और बोलने में थोड़ा इजी रहता है। सो हम लोग उसको NPR ही बोल के चलते हैं। सो बच्चों आप इसको NCR ही बोल के चलो, बट थोड़ा सा आपको ये ध्यान होना चाहिए कि NCR नहीं होता, ये CNR होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल कि देर आर 12 persons in a room. There are 12 persons in a room. Each person shakes hand with all other. Find number of handshakes. Find number of handshakes. सो बच्चों मैं बता दूं, ये क्वेश्चन है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर द बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब हम लोग कंपटीशन वाले एग्जाम्स में जाते हैं ना, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। वो ये क्वेश्चन मैथ में ना पूछ के वो रीजनिंग एप्टीट्यूड में पूछते हैं, वो रीजनिंग एप्टीट्यूड में पूछते हैं ये वाले क्वेश्चंस, जहां पे आपका माइंड यूज होता है ना। सो बच्चों देखो कि देयर आर टोटल 12 पर्सन्स इन ए रूम। एक रूम के अंदर 12 पर्सन्स है, और बच्चों हर एक सिंगल पर्सन दूसरे से क्या मिलाता है, अपना हाथ मिलाता है। ठीक है, हमें पता करने टोटल कितने हैंडशेक्स हुए हैं उस रूम के अंदर। सो बच्चों मान लो कोई ए पर्सन है, ठीक है, एंड रेस्ट मान लेते हैं कि 11 पर्सन और है, 11 + 1 12 हो गया ना। सो बच्चों ए पर्सन बी से हैंडशेक करे या फिर बी पर्सन ए से हैंडशेक करे, हुआ तो एक ही हैंडशेक है, समझ रहे हो। ए बी से हैंडशेक करे या फिर बी ए से हैंडशेक करे, तो हुआ तो एक ही है। सो यहां पे हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि बच्चों यहां पे जो मेरा ऑर्डर है ना, वो मैटर नहीं कर रहा। सो यहां पे जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं कर रहा, ऑर्डर इज नॉट मैटरिंग। इज दैट क्लियर? सो ऑर्डर अगर मैटर नहीं कर रहा, सो मुझे एक हैंडशेक करने के लिए मुझे कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है, आई नीड 2 पर्सन्स। सो बच्चों टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं मेरे पास, टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं 12। सो आउट ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स आई विल सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स फॉर हैंडशेक। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा 12C2, और इसको हम लोग सोल्व करना थोड़ी देर बाद सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको बस ये बताना था कि ये जो आपकी प्रॉब्लम थी ना, ये किसकी है, कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में भी जो मेरा ऑर्डर है ना वो मैटर नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? सो ए चाहे बी से हैंडशेक करे या फिर बी ए से हैंडशेक करे,
दोनों एक ही बात है। सो इस केस में भी हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करना। सो हमें सिंपली क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कॉम्बिनेशंस ऑफ 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 at a time. Is that clear? Out of 12 objects I have to take 2 objects. So the answer is C12 C2. Is that clear? चलिए एक एग्जांपल और देता हूं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो बच्चों मान लीजिए वी हैव ए सर्कल एंड ऑन दिस सर्कल 7 पॉइंट्स लाइज ऑन दिस सर्कल A B C D E F G. There are 7 points on this सर्कल। इज दैट क्लियर? सो बच्चों हमें पता करना है कि हाउ मैनी कोड्स वी हैव टू फाइंड, हाउ मैनी कोड्स हमें पता करना है कि इन 7 पॉइंट से मेरा कितना कोड्स बन सकता है। हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स पेयर वाइज। क्योंकि आपको मालूम है कि कोड के लिए मेरे पास 2 पॉइंट की नीड होती है ना। कोड बनाने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट होना चाहिए सर्किल के ऊपर, है ना। सो 2 पॉइंट मिलके एक कोड बनाएंगे। सो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन, हमें ये फाइंड करना है। सो मैं कैसे फाइंड करूंगा, आई विल यूज, देखिए। सो बच्चों चाहे आप बी को सी से मिलाओ या फिर सी को बी से मिलाओ, सो कोड तो मेरा एक ही होना है। तो यहां से भी हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि जो ऑर्डर है ना वो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ऑर्डर हमारा मैटर नहीं कर रहा। सो व्हाट विल आई डू, आई हैव टू सिंपली आउट ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स आई हैव टू सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम। सो द आंसर विल बी 7C2। और अगर मैं इसको लैंग्वेज में बोलूं, सो बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स, combination of 7 objects taken 2 at a time। तो मैंने 2 क्यों बोला, क्योंकि कोड को बनने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की नीड है, इसीलिए मैंने नीचे यहां पे 2 लिखा है। इज दैट क्लियर? सो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मुझे कहां कॉम्बिनेशन का यूज करना है और कहां मुझे इसमें परम्यूटेशन का यूज करना है। और एग्जांपल्स चाहिए। सो लेट्स सपोज कि देयर आर 12 पर्सन्स इन ए कमिटी एंड देयर आर टोटल 12 पर्सन्स एंड आउट ऑफ दीज 12 पर्सन्स आई हैव टू मेक ए कमिटी ऑफ 4 पर्सन्स। टोटल 12 पर्सन से मुझे 4 पर्सन की कमिटी बनानी है। सो बच्चों यहां पे एज सच कुछ नहीं दे रखा कि जो मैं पर्सन सेलेक्ट कर रहा हूं ना 4 पर्सन, उनको मैं सेम पोजीशन दूंगा कि डिफरेंट पोजीशन दूंगा। सो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि वो हम जो एक सिंपली कमिटी बना रहे हैं, हम किसी को वो पोजीशन नहीं दे रहे हम लोग, है ना। वी आर नॉट गिविंग एनी पोजीशन लाइक वन एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो हम एज सच कोई क्या नहीं पोजीशंस नहीं दे रखे। सो हमें सिंपली गिवन है कि 12 पर्सन से मुझे 4 पर्सन की कमिटी बनानी है। तो मैं क्या करूंगा कि आई विल फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 at a टाइम एंड यही मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना तो जो भी वैल्यू आएगी तो उतने तरीके से मैं 12 पर्सन में से 4 पर्सन को सेलेक्ट कर सकता हूं। सो कॉम्बिनेशन यही हमें बताता है कि मैं कितने वेज से सिलेक्शन कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? Now dear students, I am trying to define the value of that NCR। NCR की मैं वैल्यू डिफाइन करने की आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये वैल्यूज आई है, ठीक है। इसके बाद हमको फॉर्मूला बता दूंगा कि NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो यही हमारा फॉर्मूला आएगा। बट ये फॉर्मूला कैसे आता है और क्या इस फॉर्मूले का किस फॉर्मूले का परम्यूटेशन से कोई रिलेशन है या नहीं है ना। तो ये बातें हम लोग पढ़ेंगे। सो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। वी आर टेकिंग एन एग्जांपल कि सपोज वी हैव 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स A B C D। I have 4 different objects A B C D and dear students I have to take 2 objects
I have to make combination of two objects. So or I can say कि combination of four objects taken two at a time. So बच्चों मुझे ये बताओ कि कितने इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. AB, BC, देन CD, फिर बच्चों A का C के साथ कॉम्बिनेशन, फिर A का D के साथ कॉम्बिनेशन और फिर B का D के साथ कॉम्बिनेशन. क्या इनके अलावा कोई मेरा कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या इनके अलावा मेरा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं बन सकता. क्यों? क्योंकि अगर मैं BA लिखूंगा ना तो ये दोनों सेम ही हो जाएंगे. फिर तो वी आर जस्ट सेलेक्टिंग थिंग्स, नॉट अरेंजिंग देम. सो बच्चों हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस आए? 1 2 3 4 5 6. सो बच्चों हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस आए. एंड इसका वैल्यू मैं ये बोल दूं, मैं ये किसके इक्वल है आपका? 4C2. इसी के इक्वल है ना कि कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम. सो बच्चों 4C2 इक्वल्स टू 6. एक बात तो हमने यहां से ही नोटिस कर लिया. अब बच्चों लेट्स सपोज हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसका नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करना है. Now we have to find number of permutations. So बच्चों number of permutations का मतलब है कि out of 4 objects we have to arrange 2 objects. So this is 4p2. So बच्चों ये क्या बनता है मेरा? 4 factorial upon 2 factorial, that is 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial. So that is equals to 2. So अब हम लोग इस वाली बात में और इस बात में कुछ एक रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. सो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशन होता है ना, परम्यूटेशन इज व्हाट? परम्यूटेशन का मतलब क्या है कि परम्यूटेशन के लिए हमने पहले क्या किया? पहले हमने उसका सिलेक्शन किया और फिर हमने उसको अरेंज किया. कैसे? तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू फर्स्ट सेलेक्टिंग 2 out of 4 and then arranging 2 objects. आई बात समझ में कि परम्यूटेशन का मतलब क्या है कि इन 4 ऑब्जेक्ट्स में से पहले 2 ऑब्जेक्ट्स को बाहर सेलेक्ट कर लेना और फिर जो हमने सेलेक्ट किया है ना उनको हम लोगों को अरेंज कर देना. तो यही मेरा क्या है? नंबर ऑफ परम्यूटेशन. सो बच्चों फर्स्ट सेलेक्टिंग 2 ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? दिस इज 4C2. नाउ 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का क्या है मेरा? 2 फैक्टोरियल. 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का कितना है मेरा? 2 फैक्टोरियल. क्यों? क्योंकि 2 ही ऑब्जेक्ट को अरेंज करना और मुझे 2 ही उनमें प्लेसेस में उसको रखना है. सो दिस इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल. सो बच्चों क्या मेरे पास इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन आया? क्या मेरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में कोई रिलेशन आया? यस, आया वो रिलेशन. समझ आया कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन का मतलब है कि फर्स्ट हमें सिलेक्शन करना एंड फिर उसके बाद जो हमने सेलेक्ट किया है ना उसको हमें अरेंज कर देना. फर्स्ट सेलेक्टिंग थिंग्स देन अरेंजिंग द सेलेक्टेड थिंग्स. इज दैट ओके? So बच्चों if I want to find the value of 4C2, so 4C2 is equal to what? 4C2 is equal to 4p2 upon 2 factorial. and बच्चों 4p2 में क्या लिख सकता हूं? 4 factorial upon 4 minus 2 factorial into 2 factorial. अब इसी बात को अगर मैं जनरल में बोलूं कि NCR, so if I want to find the formula for NCR, so this will be equal to कितना? NPR divided by R factorial. जरा इस चेक करो, दोनों को एक दूसरे से रिलेट करो, यही आएगा. एंड नाउ बच्चों NPR इज व्हाट? N factorial upon N minus R factorial into R factorial. So ये हमारा फॉर्मूला बन गया NCR का. That is N factorial upon N minus R factorial into R factorial.
अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो हम लोग एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं इस बात को। टाइम की तो कोई टेंशन नहीं है ना, आप सब बच्चे पढ़ने वाले हैं ना। सो आपको क्या चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, आप लोगों के लिए टाइम कोई मैटर नहीं करता। सो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी डी ई। तो हमारे पास ये 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और मुझे क्या करना है, 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है। हमें 3 का कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो जरा कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। सो पहला कॉम्बिनेशन हमारा ए बी सी, सेकेंड कॉम्बिनेशन विल बी ए बी डी, थर्ड कॉम्बिनेशन विल बी ए बी ई। नाउ बी सी डी, बी सी ई। अब बच्चों बी सी हो गया हमारा, फिर सी डी ई। सो कितने बने कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6। कितने कॉम्बिनेशंस बने हमारे, 6 कॉम्बिनेशंस बने। और कॉम्बिनेशन बनेंगे क्या हमारे, यस और भी तो बन सकते हैं क्या, सी डी ई तो हो गया ना। अब क्या बन सकता है हमारा, ए देन सी देन ई, ए सी ई। बस मैं आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको वैसे करना नहीं है। फिर बच्चों ए सी डी भी बन सकता है हमारा, देन ए सी डी के बाद हमारा क्या बन सकता है, ए सी ई भी बन सकता है। अब इसके बाद हमारा क्या बन सकता है, बी, बी सी डी तो हो चुका है, बी डी ई हमारा बन सकता है। सो अब काउंट करो, ए डी ई लिख लिया क्या हमने, ए डी ई नहीं लिखा ना, ए डी ई। हाँ अब ए डी ई भी हमारा बन सकता है। इसके अलावा चेक करो, इसके अलावा बन सकता है क्या, यस बी डी ई। सो बी डी तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक कहीं छूट गया, लेट मी जस्ट चेक। ए बी सी हो गया, ए बी डी, ए बी ई, बी सी डी, बी सी ई, सी डी ई, ए सी ई, ए सी डी, ए सी डी हो गया, देन ए डी ई हो गया, देन बी डी, ए सी ई। सो ओ मैंने ए सी 2 बार लिख दिया, मैंने ए सी 2 बार लिख दिया। अब कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो बच्चों हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 10 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ये केवल और केवल मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, ठीक है, आपको ऐसे करना नहीं है। चलिए तो 10 हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 at a time. So 5C3 is equal to 10. Is that right? Now बच्चों if I want to find number of permutations, if I want to find number of permutations, that means 5p3, so which यही बनेगा नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमारा क्या बनेगा, 5p3 बनेगा। अब मैंने क्या बताया कि बच्चों नंबर ऑफ परम्यूटेशंस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस का मतलब है कि पहले तो हमें इन 5 ऑब्जेक्ट्स में से 3 को सेलेक्ट करना है एंड 3 को सेलेक्ट करना है एंड देन जो हमने सेलेक्ट किए हैं, जो हमने सेलेक्ट किया है उनको अरेंज करना है, उनको अरेंज करना है। यही तो हमारा परम्यूटेशन है, उनको क्या करना है, फिर अरेंज करना है, ठीक है। So बच्चों this will be equal to what, first I am selecting 3 objects out of 5, then I am arranging the selected, so 3 factorial। अब चेक कर लो, this is 5p3 equal to 5c3 into 3 factorial, and if I want to find the value of 5c3, that is equal to 5p3 upon 3 factorial। So dear students, 5p3 is what, 5 factorial upon 5 minus 3 factorial into 3 factorial। so 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial। अब जरा इसको सोल्व करते हैं। so 5 into 4 into 3 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial, ये कैंसिल हो गया and what we will get 10। सो बच्चों यहां से भी हमारे पास 5c3 की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। और जब हमने कॉम्बिनेशंस बना के देखे तब भी हमारे पास 5c3 की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। सो मैंने यहां पे इस बात को प्रूव कर दिया कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड देन दैट रिलेशन इज
if I want to write that in general, then that relation is NPR is equal to NCR into R factorial. ये मेरा एक जनरल रिलेशन है किस किस के बीच में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में. इज दैट क्लियर? तो मैंने इसको डिफाइन करने के लिए मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए कि बच्चों NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल एंड वेयर द वैल्यू ऑफ R 0 से n. इज दैट क्लियर? सो यही हमारी क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है. यही हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में क्या रिलेशन है. दैट इज आवर नेक्स्ट थ्योरम. सो बच्चों अगर मैं इस थ्योरम को बोलना चाहूं तो कैसे बोलूंगा कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलेक्टिंग n objects or number of combinations of n objects out number of combinations of R objects out of n objects and then accompanied by what, arrangement of those selected objects. पहले सेलेक्ट करना और फिर उसके बाद जो हमने सेलेक्ट किया है उसको अरेंज करना. सो दिस इज आवर परम्यूटेशन. सो हमारा क्या रिलेशन आया कि NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल एंड इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ NCR दिस विल बी इक्वल टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल. सो बच्चों यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल एंड यही हमारा क्या है, NCR है. सो ये NCR का फॉर्मूला है एंड आप इसको लर्न कर लो. इज दैट क्लियर? सो बच्चों मैं ऐसा करता तो मैं डायरेक्ट भी इसको ये बता देता, बट आपको फिर समझ नहीं आती कि फॉर्मूला आया तो आया कैसे है. ठीक है, तो बच्चों मान लो कि इफ द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू क्या है, मेरे पास n है. इफ R इक्वल्स टू n, सो टेल मी इफ R इक्वल्स टू n, तो बच्चों हमारा NPR कितना होता है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. आई थिंक यू रिमेंबर दैट कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R n फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. तो जरा आप इसको चेक करते हैं कि NCR कितना होगा मेरा उस सिचुएशन में. सो व्हेन R इक्वल्स टू n देन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. सो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. सो बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 1. और ये क्या बात मेरी सेल्फ अंडरस्टूड, ये लॉजिकल बात नहीं थी क्या? ये बात मेरी लॉजिकल नहीं थी क्या कि मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उन n ऑब्जेक्ट्स में से मुझे n को ही क्या करना है, सेलेक्ट करना है. सो मेरे पास कितने वेज होंगे बताइए जरा, n ही वेज होंगे. मेरे पास कितने वेज होंगे, एक ही वेज होगा. मतलब कि मेरे पास 2 पेन है, मेरे पास मान लो 3 पेन है. तो बच्चों उन 3 पेन में से मुझे तीनों ही पेन को लेना है. सो मेरे पास कोई ऑप्शन है, डू आई हैव एनी ऑप्शन? नहीं. मेरे पास कितना वेज है कि 3 पेन में से मुझे तीनों को ही सिलेक्ट करना है. तो मेरे पास एक ही कॉम्बिनेशन है, आई हैव ओनली सिंगल कॉम्बिनेशन. सो NCN is equal to 1. Is that clear? So आपको ये बात ध्यान रखनी है कि NCN equals to 1. Now let's talk about NC0. So बच्चों NC0 की वैल्यू कितनी होगी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल. सो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल. सो ये कैंसिल हो गया मेरे पास एंड 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1. सो बच्चों NC0 भी क्या आया मेरे पास, 1 ही आया. सो ध्यान रखना कि NCN भी मेरा 1 होता है एंड NC0 भी मेरा 1 ही होता है. और NPN क्या होता है मेरा, NPN इज व्हाट, n फैक्टोरियल एंड NP0 इज व्हाट, n. NP0 कितना होता है मेरा, 1 होता है. सो ये 4 बातें आप ध्यान रख लेना. ठीक है, so what we have discussed till now is that कि NCR this is equal to n factorial upon
n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। एंड बच्चों जो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से n के बीच में r की वैल्यू है। सेकेंड चीज हमने देखा है कि NCN दिस इज इक्वल टू 1। थर्ड चीज वी हैव सीन NC0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। नाउ बच्चों फोर्थ चीज हम लोग देख रहे हैं कि NCN माइनस R ये मेरा किसके इक्वल होगा, NCN माइनस R। सो लेट्स डू दिस। सो बच्चों n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट, इन दोनों का डिफरेंस। सो n माइनस ऑफ n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। Is that clear? So n factorial upon n minus n plus r factorial into n minus r factorial. So this is equal to n factorial upon ये cancel हो गया and r factorial into n minus r factorial। ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है। This is what? ये क्या है हमारा NC R ही है। सो यहां से एक गजब का रिलेशन क्या निकल के आया कि NCN माइनस R इज इक्वल टू NCR। सो ये फोर्थ चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों कि लेट्स सपोज इफ NCA इज इक्वल टू NCB, इफ NCA इक्वल्स टू NCB है, अगर NCA इक्वल्स टू NCB है तो इसका मतलब क्या है कि जो आइदर A विल बी इक्वल टू B, आइदर जो मेरा A होगा ना वो क्या होगा मेरा B के इक्वल होगा, या फिर बच्चों A विल बी इक्वल टू N माइनस B। सो आप ध्यान रख लेना कि इफ NCA इज इक्वल टू NCB इट मीन्स या तो A इक्वल्स टू B होगा या फिर A इज इक्वल टू N माइनस B होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि NCN माइनस R इज इक्वल टू NCR। सो बच्चों क्या लिख सकता हूं मैं, NCA को क्या लिख दूं, NCA इज इक्वल टू NCN माइनस A एंड ये इक्वल है मेरा NCB के इक्वल है। सो अगर ये दोनों इक्वल है ना तो ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाला मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। सो N माइनस A इक्वल्स टू N माइनस B, A इज इक्वल टू N माइनस B। हाँ सही तो है कि N माइनस A इक्वल टू B। सो बच्चों यहां से क्या होगा मेरा कि A विल बी इक्वल टू N माइनस B। ठीक है। सो आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको बस ये सोचना है कि अगर NCA इक्वल्स टू NCB है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये A विल बी इक्वल टू B होगा या फिर A जो है मेरा इक्वल होगा N माइनस B के इक्वल होगा। सो बच्चों ये पूरा थ्योरी खत्म हो गया हमारा इसका। नहीं एक और बात है, एक और चीज है कि देयर इज सिक्स्थ और वी कैन से थ्योरम है हमारा एक, या फिर आप सिक्स्थ पॉइंट मान के चलो कि बच्चों NCR प्लस NCR माइनस 1 दिस इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। तो चले करें इसको। लेट मी चेक वेदर, ओ गॉड बहुत सारे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कर लेंगे। चल बिफोर दैट इसको करते हैं, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। सो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरा NCR प्लस NCR माइनस 1। सो NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस ऑफ R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस NCR माइनस 1 इज N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल। आया ना समझ, क्या करना है मुझे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल इनटू नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन में। सो बच्चों दिस इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लिया जाए, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है यहां तक। सो चलिए अब हम लोग इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। सो मेरा न्यूमरेटर में तो कॉमन आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मैं ये चेक करता हूं कि मैं न्यूमरेटर में क्या कॉमन निकाल सकता हूं। सो बच्चों यहां पे है मेरा n माइनस आर फैक्टोरियल, इधर है मेरा r फैक्टोरियल, तो यहां मेरा r माइनस 1 फैक्टोरियल मुझे दिख रहा है। सो मैं इस r फैक्टोरियल को रिड्यूस कर दूंगा, ये बात तो आगे ही समझ। फिर बच्चों यहां पे है मेरा n माइनस आर फैक्टोरियल एंड हियर वी हैव n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। सो अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो मेरा ये बन जाएगा, बनेगा। तो देखो फिर करते हैं। सो n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हमें इधर इसको करना पड़ेगा ना, आर फैक्टोरियल को रिड्यूस करना पड़ेगा r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल में, एंड यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल, और मैं इसको रिड्यूस करूंगा n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल में, क्योंकि जब आप रिड्यूस करते हो तो माइनस 1 हो जाता है। सो अब देख लो क्या कॉमन आ रहा है मेरा। सो न्यूमरेटर में मेरा कॉमन आ गया n फैक्टोरियल एंड इन द डिनोमिनेटर वी कैन टेक n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन, एंड क्या रहेगा हमारा 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। इज दैट क्लियर नाउ? सो बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड यहां पे हम लोग इसमें एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम विल बी r इंटू n माइनस r प्लस 1 एंड इन द n माइनस आर प्लस 1 प्लस r। सो ये हमारा कैंसिल हो गया, एंड क्या बचेगा कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू बच्चों n प्लस 1 अपॉन r इंटू n माइनस r प्लस 1। यहां तक ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं। सो बच्चों इसके बाद देखिए कि ये क्या है मेरा n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। सो क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं कि दिस इज n प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल इज वोट n प्लस 1 फैक्टोरियल। चेक कर लो, है ना। तो मैंने इनको कंबाइन करके लिख दिया, जैसे कि बच्चों कि 8 इंटू 7 फैक्टोरियल इज वोट 8 फैक्टोरियल, तो यही मैंने इसमें किया है। अब जरा डिनोमिनेटर की बात करते हैं। सो डिनोमिनेटर में मेरा कुछ हो सकता है क्या? यस, मैं इसको और इसको कंबाइन कर सकता हूं, तो मेरा क्या बन जाएगा r फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है। अब क्या मैं इन दोनों कंबाइन कर सकता हूं? यस। सो क्या बन जाएगा मेरा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा ये। और बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज जस्ट n प्लस 1 CR, ये मेरा n प्लस 1 CR ही लिखा हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये बात प्रूव कर दी। इज दैट क्लियर? सो ये हमारा प्रूफ हो गया, थ्योरम था ये। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सो थोड़ा सा नॉलेज हो जाए क्वेश्चंस का, ताकि आपके माइंड में भी फ्रेश रहे। सो बच्चों एग्जांपल नंबर 17, एंड एग्जांपल नंबर 17 इज इफ NC9 is equal to NC8, find NC17, find NC17। is that clear? Sorry, NC9 equals to NC8, find NC17। So बच्चों if you remember that last fifth
पॉइंट दैट आई हैव डिस्कस्ड कि बच्चों इफ NCA इज इक्वल टू NCB दैट मीन्स आइदर A इक्वल टू B और A इज इक्वल टू N माइनस B। सो यहां भी तो हमारा वही है कि NCA इक्वल्स टू NCB, या क्या होगा कि जो मेरा नीचे दोनों इक्वल होगा, तो यहां पे नीचे दोनों वाला दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर क्या बनेगा कि 9 विल बी इक्वल टू N माइनस 8, है ना। ये बात तो लिखी हुई है कि या तो दोनों इक्वल होंगे, और अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, A विल बी इक्वल टू N माइनस B। सो आइदर N इक्वल्स टू 8 दैट इज नॉट पॉसिबल। सो क्या हुआ, 9 विल बी इक्वल टू N माइनस 8। सो फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ N इक्वल टू 17। सो बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है NC17 दैट इज 17C17 एंड ये हमारा इक्वल होता है 1 के। इज दैट क्लियर। और बच्चों अगर इनकेस आप ये चीज ये वाली पॉइंट भूल जाओ ना, तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं जरा वो भी देख लो। NC9 को मैं लिख दूंगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इक्वल टू NC8 इज वोट N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मेरा कैंसिल हो गया। Now I will try to reduce the greater factorial into the lower factorial. So 9 factorial को मैं reduce कर दूंगा कैसे, 9 into 8 factorial में, एंड यहां पे n माइनस 8 फैक्टोरियल को मैं रिड्यूस करूंगा n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। सो बच्चों ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई एंड ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 माइनस 8, दैट मीन्स 9 इज इक्वल टू n माइनस 8 एंड n इक्वल्स टू 17। सो अगर आपको ये बात याद है तो आप ये इतना काम छोड़ सकते हैं, है ना। आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि NCA इक्वल्स टू NCB, इट इंप्लाइज A इज इक्वल्स टू N माइनस B। आपको ये बात यहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर। सो दिस वाज आवर एग्जांपल नंबर 17। So question example number 18, a committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? Second part है कि how many of these committees would consist of 1 man and 2 women. 1 man and 2 women. So बच्चों एक बार अपने फिर से खुद से इसको आप पढ़िए एंड बताइए मुझे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा। जरा आप एक बार अपना एक माइंड में थॉट लेके आइए कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। शुड आई गो विथ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, और अगर कॉम्बिनेशन है तो हमें क्या करना चाहिए। सो आपके माइंड में कुछ तो बातें आई होगी, है ना। तो चलो चेक करते हैं क्या आपके माइंड में जो बातें आई वो सही है या फिर गलत है। सो फिर से पढ़ते हैं। कमिटी ऑफ 3 persons इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women। तो बच्चों एक बात तो ये क्लियर होगी कि ये मेरा क्वेश्चन किस चीज का है, सिंपली कॉम्बिनेशन का है, मतलब कि सिंपली सिलेक्शन का है। हमें अरेंजमेंट नहीं करनी, हमें केवल और केवल क्या करना है, सिलेक्शन करना है। क्यों, क्योंकि हमें 3 पर्सन की कमेटी बनानी है। सिंपली बस इतना ही बोला हुआ है, हमें एक 3 पर्सन की कमेटी बनानी है। और कैसे बनानी है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women। 2 men एंड 3 women में से हमें सिंपली 3 पर्सन की कमेटी बनानी है। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें यह भी नहीं देखा कि हमें मिनिमम कितने मैन चाहिए, कितने हमें वुमेन चाहिए। सो मैं क्या करूंगा कि टोटल मेरे पास कितने पर्सन्स हैं, टोटल पर्सन्स कितने हैं, टोटल पर्सन्स कितने हैं हमारे पास 5 है। सो बच्चों इन 5 पर्सन में से हमें 3 पर्सन्स की एक कमिटी बनानी है। सो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा मेरा कि आउट ऑफ 5 लिख देते हैं, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स
taken 3 at a time. Taken 3 at a time. So that will be equal to 5c3, and which is equal to 5 factorial upon 5 minus 3 factorial into 3 factorial. So बच्चों 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial. So 5 into 4 into 3 factorial divided by 2 into 1 into 3 factorial. So ये कैंसिल हो गया and answer is 10. So हमारे पास कितने तरीके हैं? 10 तरीके से मैं वो कमिटी बना सकता हूं. So this is our first part. क्या इसके अलावा कुछ और आपने सोचा? क्या इसके अलावा आपने कुछ और सोचा? सोच सकते हो इसके अलावा आप कुछ? चलो एंड में मैं इसको आपका इसका इक्वेशन खुद से बना के दूंगा, तो वो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है. सो पहला पार्ट हमारा हो गया. सेकेंड पार्ट कि हाउ मैनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन. सो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें कमिटी इस बार कैसी कमिटी बनानी है कि जिसमें एक तो आदमी हो और 2 क्या हो, उसमें वुमेन हो. सो इस बार हमारे नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ए 3 पर्सन कमिटी. आप कुछ भी लिख सकते हो, ये जरूरी थोड़ी है मेरे वाला लिखोगे. दिस इज इक्वल टू व्हाट कि हमें एक तो आदमी चाहिए. सो हमारे पास टोटल कितने मैन है? 2 मैन्स है. सो बच्चों आउट ऑफ 2 मैन्स मैं क्या करूंगा, मैं एक आदमी को सेलेक्ट कर लूंगा. क्यों? क्योंकि हमें जो कमिटी बनानी है 3 पर्सन की, उसमें एक तो आदमी होना चाहिए एंड 2 शुड बी वुमेन. सो बच्चों मैंने एक तो आदमी को सिलेक्ट कर लिया. अब हमें 2 वुमेन को सिलेक्ट करना है. सो मैं वुमेन को सिलेक्ट कहां से करूंगा? मैं वुमेन को सिलेक्ट वुमेन में से ही करूंगा, ऑब्वियस सी बात है. सो ये क्या बनेगा मेरा 3c2. ये बात इतनी समझ आ गई. एक तो मैंने मैन चूज कर लिया 2 मैन में से, मैंने सिलेक्ट कर लिया. फिर मैंने 2 वुमेन सिलेक्ट कर ली 3 वुमेन में से. इज दैट क्लियर? आउट ऑफ 2 मैन आई हैव सिलेक्टेड 1 मैन, आउट ऑफ 3 वुमेन आई हैव सिलेक्टेड 2 वुमेन. अब हमें ये देखना है कि यहां पे मैं प्लस करूंगा कि प्लस करूंगा या फिर मल्टीप्लाई करूंगा. सो बच्चों हमें क्या चाहिए? हमें ये वाली कंडीशन भी चाहिए, हमें ये वाला भी चाहिए, हमें दोनों इवेंट चाहिए. सो व्हाट विल आई डू इन दैट सिचुएशन व्हेन आई हैव नो चॉइस? जब मेरे पास कोई चॉइस नहीं होता है तो मैं क्या करता हूं? मैं मल्टीप्लाई करता हूं. सो माय आंसर इज 2c1 into 3c2. सो यू कैन फाइंड 2 factorial upon 1 factorial into 1 factorial into 3 factorial upon 1 factorial into 2 factorial. सो बच्चों ये हमारा कैंसिल हो गया एंड वी विल गेट 3 into 2 into 1, दैट इज 6. सो 6 is the right answer of this question. 6 is the right answer of this question. तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने खुद से बना के दिया आप लोगों को. आप इसका आंसर मुझे कमेंट करोगे कि इन हाउ मैनी वेज can we select a committee which have at least one woman. तो आपको ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना. बोला एट लीस्ट 1 वुमेन. सो इसमें मेरे क्या बनेंगे? इसमें मेरे केसेस बनेंगे कि या तो मैं एक वुमेन लूं, या फिर मैं 2 मैन को सिलेक्ट करूं, या फिर मैं 2 वुमेन को ले लूं, या फिर मैं एक मैन को ले लूं, या फिर मैं 3 वुमेन को ले लूं और 0 मैन को ले लूं. तो बच्चों ये मेरे पास 3 केसेस बनेंगे. चलो मैंने बता ही दिया सॉल्यूशन, देख ही लो फिर. सो इस बार बोला गया कि जो कमिटी है ना उसमें एटलीस्ट 1 वुमेन होना चाहिए, कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए. सो बच्चों मेरे कितने केसेस बनेंगे? मैं ये कर सकता हूं, एक वुमेन को चूज कर लूं एंड 2 मैन को सिलेक्ट कर लूं, या फिर 2 वुमेन को सिलेक्ट कर लूं, एक मैन को, या फिर मैं 3 वुमेन को सिलेक्ट कर लूं एंड 0 मैन को सिलेक्ट कर लूं. सो इसके सिलेक्शन में मेरे कितने नंबर ऑफ वेज होंगे बताओ? कि मुझे एक वुमेन सेलेक्ट करनी है, कितने में से? 3 में से. सो दिस विल बी 3c1. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा ना, क्योंकि मुझे दोनों चाहिए, मुझे ये वाला भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है. अब मुझे 2 मैन सेलेक्ट करने हैं
एंड दो ही मैन में से मुझे दो मैन सेलेक्ट करने हैं। इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड इसके लिए क्या है बच्चों कि 3C2 इंटू 2C1, आया समझ कि मुझे 3 वुमेन में से 2 वुमेन को सिलेक्ट करना है। सो 3C2 एंड 2 मैन में से मुझे एक मैन को सिलेक्ट करना है। एंड द थर्ड सिचुएशन इज 3 वुमेन में से मुझे 3 वुमेन को सिलेक्ट करना है इनटू मुझे 2 मैन में से मुझे 0 मैन को सेलेक्ट करना है। सो बच्चों अब मेरे पास ये क्या आ गए, 3 केसेस आ गए। एंड मैंने आपको बताया था कि व्हेन आई हैव ए चॉइस देन आई डू सम। सो बच्चों मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, 3C1 इंटू 2C2 प्लस 3C2 इंटू 2C1 प्लस 3C3 इंटू 2C0। अब तो आप इसको सोल्व कर लोगे। आई बात समझिए, यहां पे एटलीस्ट 1 वुमेन बोला है। सो मैंने क्या, मेरे 3 केसेस बनेंगे ये। एंड जब मेरे पास केसेस बनते हैं तो मैं क्या करता हूं, उनमें ऐड करता हूं। देखो बच्चों यहां पे इसके अंदर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे ये वाला भी सिलेक्ट करना है और मुझे ये वाला भी सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहां पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। बट अब इन दोनों में मेरे पास क्या है, चॉइस है, या तो मैं ये वाला भी कर सकता हूं या मैं ये वाला भी कर सकता हूं। सो मैंने इन दोनों के बीच में क्या किया है, एडिशन किया है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया है, एडिशन किया है। बट इनके बीच में मेरे पास कोई, इन दोनों में मेरे पास कोई केस नहीं है, मुझे 2 वुमेन चाहिए ही चाहिए और मुझे 1 मैन चाहिए ही चाहिए। तो इन दोनों इवेंट्स के बीच में मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया, बट इन दोनों में मेरे पास क्या है, चॉइस है। सो मैंने इन दोनों के बीच में सम किया। सो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एंड इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग जब मिसलेनियस पढ़ेंगे ना, तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भी आएंगे। ठीक है, सो आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो चुका है। सो बच्चों इसमें हमारा एक एग्जाम्पल रह ही गया है, तो उसको फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस, आफ्टर दैट 7.4 हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड कोशिश करते हैं कल अपना ये 7.4 कंप्लीट हो जाए, फिर हमारा ओनली मिसलेनियस बचेगा। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियोज। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल विधि वैज्ञानपुर। एंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक बेल आइकॉन भी होगा, तो आप उसको भी क्या कर दें, प्रेस कर दें, सो दैट आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।